नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जान से मारने की धमकी दी गई। आरोप है कि फोन पर मैसेज कर उन्हें गालियां दी और अतीक अहमद की तरह खत्म करने की धमकी दी है। अब ऐसे में अविमुक्तेश्वरानंद की टीम ने इस मामले में पुलिस पर टालमटोल करने का आरोप लगाया। उनका कहना है वाराणसी में वो एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और उनकी शिकायत दर्ज नहीं की, जिसके बाद अब उनकी टीम की तरफ से सीधा सीधा अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो वो विरोध प्रदर्शन करेंगे और अपने समर्थकों से इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठाए। इसके बाद से सियासत में उथल पुथल देखने को मिल रही है और एक बार फिर अविमुक्तेश्वरानंद का विरोध प्रदर्शन की बात करना और हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देना सवालों के घेरे में है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, इस धमकी का, पुलिस स्टेशन का और फिर अल्टीमेटम का क्या रिलेशन है? जिस तरीके से धमकी दी गई और उसके बाद उनकी टीम ने कहा कि हम पुलिस स्टेशन गए और वहां पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने टाल मटोल किया। ये पूरा मामला जो सामने दिखता है वो यही दिखाई पड़ रहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद थोड़े परेशान हैं और परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पिछले 3 महीनों के दौरान हंगामा क्रिएट किया है, जो उनका इंटेंशन दिख रहा है उसमें तो उनको हर कुछ समय के बाद परेशान होना ही है। लेकिन जो ये मोडस ऑपरेंडी दिखाई पड़ रही है, जान से मारने की धमकी, अतीक अहमद जैसा हस्र करने की धमकी और फिर फोन कॉल और फोन पे वॉइस मैसेजेज, ये सारे के सारे एविडेंस लेकर अविमुक्तेश्वरानंद को खुद जाना चाहिए था थाना। इतने अपनी टीम वाले को भेजा, अपने पर्सनल असिस्टेंट को भेजेंगे, अपने चेलों को भेजेंगे और कहेंगे कि जाकर ऐसी ऐसी बातें करना। पुलिस वाले क्या करेंगे? पुलिस वाले तो वो एविडेंस देखेंगे, एविडेंस चाहिए उनके पास, फिर वो देखेंगे कि वो फोन किसका है, किसके नाम से है, फिर उस पर वॉइस मैसेजेस जो आए हैं या फिर कॉल आए हैं, वो फोन जिस फोन से आए हैं उसका रिकॉर्ड क्या है, वो किसके नाम से है। अगर वो फोन ब्लॉक है, सिम तोड़ दिए गए, फोन भी हटा दिए गए, तो फिर ट्रेस किया जाएगा आईएमआई नंबर क्या है उसका, उस फोन का, और अगर वो फिर से रीयूज होता है तभी तो ये सामने आएगा, क्योंकि ये साइबर क्राइम का मामला होता है। साइबर क्राइम का मामला इतना जल्दी कभी भी क्रैक होता नहीं है। लेकिन ये जो धमकियां मिल रही है उसके पीछे का रीजन जरूरी है जानना कि ये अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ है या अविमुक्तेश्वरानंद के लोग ही ये करवा रहे हैं। क्योंकि जो अभी कुछ घटनाएं घटी है और जिस तरीके का काम अविमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं, लगातार यात्राएं कर रहे हैं सनातन गौ संरक्षण के लिए, लेकिन नाम है सनातन और गौ संरक्षण। ये राजनीतिक यात्रा पर निकले हैं और जहां जहां यात्रा करने जा रहे हैं वो स्टेट भारतीय जनता पार्टी शासित है, और जहां जहां यात्रा करने जा रहे हैं वहां इनसे मुलाकात करने वाले विपक्ष के नेता हैं। जैसे कुछ समय पहले उत्तराखंड गए, उत्तराखंड में मुलाकात किससे हुई? इनके पास आए कौन? हरीश रावत, जो कांग्रेस के पूर्व सीएम और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। वहां पर इन्हीं लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की। दिल्ली आए, दिल्ली में उन्होंने किससे मुलाकात की? कोई भी ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी, संघ से जुड़े हुए लोग या फिर सनातन धर्म के संरक्षण के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट, हिंदू महासभा के लोग, इन लोगों से इनकी मुलाकात नहीं हो रही। ये मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता से, ये मिल रहे हैं राघव चड्ढा की सराहना करने वाले की बात कर रहे हैं और उसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की बैटिंग कर रहे हैं दिल्ली में। वैसे ही वो कुछ समय के बाद अभी राजस्थान के दौरे पर है। राजस्थान में जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं सिस्टम के ऊपर सवाल उठता है। वहां से वो बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा गौकसी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के समय हुआ। पता नहीं इनको रिकॉर्ड कहां से मिल गया। ये रिकॉर्ड पता नहीं है किसी के पास कि पहले कितने होते थे, अब कितने हो रहे हैं, और वो डाटा अविमुक्तेश्वरानंद लेकर गए और उस डाटा के बारे में चर्चा नहीं की, बस केवल एक शब्द बोल दिया कि नहीं, सबसे ज्यादा गौकसी ये योगी की सरकार में हो रहा है। लेकिन
ये गौकसी का मामला अगर पिछले 10-15 सालों से देखा जाए तो फिर योगी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति को पता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में चल रहे अवैध बूचड़खानों पर ताला योगी ने लगवाया। स्मगलिंग करके जो गौवंश के पशुओं को उत्तर प्रदेश से बाहर ले जाया जाता था, क्योंकि वैध तरीके से तो ले नहीं जाया जा सकता, उन कसाईयों के खिलाफ कार्रवाई स्क्वाड बनाया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। पुलिस की अपनी टीम बनाई, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, और उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में यह फरमान जारी किया गया। यही समस्या है कि आज गोकसी कम हो रहा है तो आवारा पशुओं की समस्या अखिलेश यादव उठा रहे हैं कि नहीं, देखिए ये आवारा पशुओं की समस्या पैदा हो गई है, फसल नष्ट होते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, उससे एक्सीडेंट होता है, परेशानियां पैदा होती है। तो ये अखिलेश यादव उसके लिए बैटिंग कर रहे हैं जो इन पशुओं की हत्या करना चाहता है, यानी कि इसे पकड़ के ले जाएगा, बेचेगा, खरीदेगा और उसके बाद इसकी हत्या करेगा और फिर हत्या करने के बाद मांस बेचेगा। ये उस गैंग के लोग हैं। लेकिन एक बार भी कभी भी अभिमुक्तेश्वरानंद ने नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गोकसी ज्यादा होती थी, मुसलमानों को खुली छूट दी गई थी, तो फिर आप किस सनातन संस्कृति और गोवंश के पशुओं की सुरक्षा की बात कर रहे हो? आप राजस्थान में जाते हो क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां मीटिंग करते हो और फिर सिस्टम पर सवाल उठाते हो कि हम इस पूरे सिस्टम में कुछ पार्टियां धर्म की राजनीति करती है, हिंदुओं की बात करती है चुनावों के लिए, लेकिन हिंदुओं की बात करते हुए ये बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि हिंदुओं की बात करते हुए वो केवल चुनाव जीत सकते हैं, बाद में वो हिंदुओं को छोड़ देते हैं। तो ये आपका जो पॉलिटिकल इंटेंशन है, हर जगह विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकात करना, उनके साथ सेटिंग करना और उन स्टेट में जाकर जहां भारतीय जनता पार्टी शासित है उन जगहों पर जाकर हिंदुत्व की बात करके लोगों को दिग्भ्रमित करना कि नहीं देखो यहां पर भाजपा की सरकार है लेकिन हिंदुओं के साथ थोड़ी समस्या है, मुसलमानों की समस्या भी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में, फिर हिंदुओं की समस्या भी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में। ये तो एक सवाल उठता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान परेशान है योगी आदित्यनाथ से। सारे मुस्लिम लीडर्स कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तो मुसलमानों पर ज्यादा एक्ट होता है, कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, बुलडोजर मुसलमानों के खिलाफ चलाए जाते हैं, मुसलमान जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो मुसलमानों का हो रहा है, इनकाउंटर मुसलमानों का ज्यादा किया जा रहा है, गिरफ्तारियां उसकी हो रही है, ये आरोप मुस्लिम लीडर लगाता है। लेकिन आप क्या लगा रहे हो कि नहीं हिंदुओं की समस्या योगी की सरकार में बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ी है। तो ऐसी स्थितियों में यह साफ दिख रहा है कि आप सनातन के संरक्षण के लिए यात्रा नहीं निकाल रहे, आप गौ वंश के पशुओं की सुरक्षा के लिए यात्रा नहीं निकाल रहे। यह पॉलिटिकल यात्रा है, उसी तरीके से जैसे कि कभी किसान आंदोलन पॉलिटिकल किसान आंदोलन हुआ था, उस समय इन किसान नेताओं ने बार बार इसका जिक्र किया कि नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तभी हम इतने परेशान हैं, नहीं तो कांग्रेस की सरकार रहती बात मान ली जाती होती। और इसीलिए घूम घूम कर आपने पूरे देश में यही काम किया। किसान नेता जितने थे, चाहे उस समय के एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव या चडूनी या फिर इधर राकेश टिकैत, ये सारे लोगों ने अलग अलग स्टेट में भी घूमकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार किया और उसी तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं। अब कुछ दिन में ये पश्चिम बंगाल जाएंगे, हो सकता है राजस्थान से उठकर फिर पश्चिम बंगाल जाए, वहां पर भी यही बात करें क्योंकि वहां पर भी आजकल यही मुद्दा चल रहा है, हिंदू बनाम घुसपैठिए। ये घुसपैठियों का संरक्षण देने वाली सरकार ममता की या फिर परिवर्तन के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो अभिमुक्तेश्वरानंद वहां भी जाएंगे और वहां जाकर भी यही बात करेंगे कि देखो देखो जो चुनाव आया है तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात करती है। अब इस पूरे समस्या में अगर देखा जाए तो अभिमुक्तेश्वरानंद को कौन धमकी दे सकता है? एक तो उनका पॉलिटिकल इंटेंशन ऐसा है, लेकिन पॉलिटिकल इंटेंशन के बावजूद वो ऐसे लोगों को भ्रमित करने में कामयाब नहीं हो रहे। वो जहां जाते हैं संवाद करते हैं, हंगामा होता है, लेकिन हंगामा उनके समर्थन में नहीं होता। उनके समर्थन में आने वाले लोगों की संख्या सीमित होती जा रही है। शुरुआत में वाराणसी में जितने लोग जुटे प्रयागराज में नहीं जुटे, जितने लोग प्रयागराज में जुटे उससे भी कम लखनऊ में जुटे। लखनऊ का घेराव करने वाले थे, घेराव करना सफल हुआ नहीं।
तो ऐसी स्थिति में उनको लग रहा है, और जो इनके आका हैं जिन्होंने इनको संरक्षण दे रखा है, जिनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनको ही लग रहा है कि ये भीड़ जुटाने में कामयाब नहीं है, ये वोट जुटाने में कामयाब नहीं है, हिंदुओं में को तोड़ने में कामयाब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को डेंट पहुंचाने में कामयाब हो नहीं रहे, योगी की छवि खराब कर नहीं पा रहे। तो अब क्या किया जाना चाहिए? अब तो आगे ये धमकियां ही होती है, और धमकियां, अगर ये पूरे इंटेंशन क्लियर है इनका, अगर इन्होंने योगी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी या फिर उसके समर्थक ऐसा नहीं कर सकते कि वो इतना बड़ा रिस्क मोल लेंगे और अभी मुक्तेश्वरानंद को ऐसी धमकी देंगे। और धमकी देने की स्थिति तब आती है जबकि आप किसी को प्रभावित कर पाते हो। तो इनके पास तो एक ही शस्त्र है, जो विपक्ष में बैठे हुए लोग, जो मुसलमान अभी मुक्तेश्वरानंद के इस यात्रा के बावजूद जो गौ संरक्षण की बात कर रहे हैं, गौकशी से के विरोध में यात्रा निकाल रहे हैं, सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एक भी मुस्लिम लीडर आवाज नहीं उठा रहा। इसका मतलब समस्या तो दूसरे को है, मुसलमानों को समस्या नहीं है। जब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी यात्रा निकालते हैं, सनातन यात्रा, तो सारे मुसलमान खलबली मचा देते हैं, हंगामा कर देते हैं। मुस्लिम लीडर उठकर कहता है हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकाल रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये तो टेबल के नीचे से पैसा लेने वाला है। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जब वही सनातन और गोवंश के पशुओं की बात करके, गौ माता की बात करके आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में न विपक्ष का कोई कुछ बोल रहा, न मुसलमान लीडर बोल रहा। तो इसका मतलब है कि साठ गांठ तो इन्हीं की है। और कुछ समय पहले कुछ जो आतंकी पकड़े गया और आतंकियों का सपोर्टर पकड़ा गया, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का मॉड्यूल पकड़ा गया, उसमें भी साकिब ने कन्फेंस किया और उस कन्फेशन में उसने बताया कि कुछ पॉलिटिकल लीडर को टारगेट करने की कोशिश थी, उसके बाद कुछ स्पिरिचुअल लीडर को टारगेट करने की तैयारी थी, यानी स्पिरिचुअल लीडर के रेकी की जा रही थी। और इस समय तो स्पिरिचुअल लीडर में मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चित अभी मुक्तेश्वरानंद ही हैं, और सबको पता है कि अभी मुक्तेश्वरानंद योगी के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं। तो इनको धमकी देकर योगी को बदनाम करने की कोशिश है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस कार्रवाई अपने तरीके से ही करेगी और इनके खिलाफ भी करेगी। अभी मुक्तेश्वरानंद का आरोप है तो जांच होगी, लेकिन जांच से पहले इनके खिलाफ बस्ती में भी एक मामला दर्ज हुआ। 29 मार्च को इन्होंने संवाद करवाया था और लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हुआ। शर्त जो रखी गई थी थाने से, वो शर्त का पालन नहीं हुआ, वहां भी केस दर्ज हो गया है। ये जहां जहां जा रहे हैं, जिस तरीके के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां भी केस दर्ज होगा। तो इनके समर्थन में भी इन्वेस्टिगेशन होगा, इनके आरोप पर का भी इन्वेस्टिगेशन होगा और इनके ऊपर लगे आरोपों का भी इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन सबसे बड़ा आरोप जो लगा है यौन उत्पीड़न का, उसमें भी अभी मुक्तेश्वरानंद को क्लीन चिट नहीं मिली है। ये जमानत पर बाहर चल रहे हैं और जमानत का मतलब ये नहीं होता कि सजा से मुक्ति हो गई। अभी इनके ऊपर परेशानियां और आने वाली है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक होगा, इनकी एक्टिविटी बढ़ाने का इनके ऊपर दबाव होगा, क्योंकि ये अभी कुछ नेताओं के हाथों में खेल रहे हैं। ये अपने मर्जी से ये सारी चीजें नहीं कर रहे, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो इस्तेमाल कर रहा है, जो इनको घूमने फिरने का पैसा दे रहा है कि आज कोटा में हैं, कल जयपुर में हैं, परसों राजस्थान से उठ के हरियाणा आएंगे, फिर पंजाब जाएंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे, ये सारी यात्राओं में ये जो पूरे जत्था के साथ चलते हैं और इसके लिए जो फंड दे रहा है, उसका मकसद ही है कि इनका चुनाव में इस्तेमाल किया जाए। जैसे किसान आंदोलन के समय में फंड वही लोग दे रहे थे जो जानता था कि इससे हमें चुनावी फायदा होगा। तो इसीलिए जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आएगा, अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर दबाव बनेगा कि आप यूपी में यात्रा निकालें, योगी के खिलाफ आवाज उठाएं, हिंदुओं को भ्रमित करने की कोशिश करें, भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व ये दोनों को अलग अलग करने की कोशिश करें। तो इसका मतलब है कि ये चारों तरफ घूमेंगे, भाषणबाजी करेंगे और फिर भाषणबाजी करेंगे तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिसके लिए इनके खिलाफ केस दर्ज होगा। तो अभी मुक्तेश्वरानंद की समस्या शुरू हुई है। अभी
इनको आगे कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो रास्ता इन्होंने अपनाया है वो रास्ता तो जेल के दरवाजे तक ही जाता है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। हर मुद्दे पर अल्टीमेटम देना और माहौल को भड़काने वाले शब्दों का इस्तेमाल करना अभी मुक्तेश्वरानंद की एक तय रणनीति जैसा नजर आने लगा है। इस मामले में भी यही देखने को मिला। एक एजेंडे के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका असर समाज और राजनीति दोनों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।